हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं वीज़ एंड इसकी पीटी 365 जो कि हमारी इन्वायरमेंट की है। तो इसकी काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट का सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बस इसमें एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे बाकी है जो कि ज्योग्राफी सेक्शन का भी इंक्लूड किया गया है। तो ये आपकी ज्योग्राफी की पीटी 365 आप लोग इससे मान सकते हो, क्योंकि पीटी 365 ज्योग्राफी की मैंने अलग से आपकी डिस्कस की है। तो आप लोग को वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए, पीटी 365 ज्योग्राफी 2020 के नाम से। आइए, यहाँ पे भी जो मैगजीन में दी गई है, मैं आपको इसमें भी कुछ अलग पॉइंट्स है और कुछ टॉपिक ऐसी है जो कि उसमें कवर नहीं किया गया है, और कुछ पॉइंट्स ऐसी है, स्टैटिक पॉइंट्स इसमें ज़्यादा दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी टॉपिक आपकी स्टडी हो चुकी है फिर से रिवीजन होने वाली है, तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे साइक्लोन फैनी के बारे में। फिर बहुत ज़्यादा साइमल्टेनियस साइक्लोन देखने वाले हैं कि अरेबियन सी में एक के बाद एक साइक्लोन आ रहा है, तो इसका क्या रीज़न है। मानसून बहुत लेट से आ रहा है, तो डिले इन मानसून, इसकी क्या रीज़न है। मानसून हमारे इंडिया में कब से कब तक आता है, ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की फर्स्ट टॉपिक जो कि है साइक्लोन फैनी। ओके, तो एक्सट्रीम सेवियर साइक्लोन फैनी जो है रिसेंटली, इट मीन्स कि जब आया था उस समय की ये टॉपिक है। तो ये उड़ीसा कोस्ट में आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि उड़ीसा कोस्ट में कौन कौन से यहाँ पे साइक्लोन है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये साइक्लोन फैनी कहाँ आया था, तो ये उड़ीसा के कोस्ट में आया था। यहाँ पे आप देखोगे कि विंड स्पीड कितना था, तो 240 किलोमीटर पर आवर था। और स्टॉर्म जो है वो कैटेगरी 4 का कहा जा रहा है। टोटल कैटेगरी 5 होते हैं साइक्लोन में, तो यहाँ पे कैटेगरी 4 में इस फैनी को रखा गया था। और ये आपका जो देखा जाता है कि किस कैटेगरी में है, ये एक विंड स्केल है जिसके बेसिस पे यहाँ पे देखा जाता है कि किस कैटेगरी की साइक्लोन आई है। तो इस विंड स्केल को हम लोग यहाँ पे सैफिर सिम्पसन हैरिसन विंड स्केल कहते हैं। इस नाम से भी यहाँ पे आप लोग देखिए कि किस चीज़ को यहाँ पे मापा जाता है कि किस कैटेगरी में है साइक्लोन। तो उस कैटेगरी को देखने के लिए सैफिर सिम्पसन हरिकन विंड स्केल यहाँ पे इसकी मदद से हम लोग देखते हैं। तो सैफिर सिम्पसन हरिकन विंड स्केल है जो कि इसमें रेट किया जाता है साइक्लोन के जो विंड स्पीड होते हैं। तो यहाँ पे 1 to 5 यहाँ पे टोटल कैटेगरी है। ये जो स्केल है यहाँ पे पोटेंशियल देखा जाता है, यानी कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है साइक्लोन में कि ये डैमेज कर सकते हैं। क्योंकि साइक्लोन आता है तो आप लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं डैमेज होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी भी, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी डैमेज होता ही है। तो इस चीज़ को यहाँ पे मेजर किया जाता है। जितनी कैटेगरी का होता है, यानी कि कम कैटेगरी है, 1-2 कैटेगरी है, तो यहाँ पे आपका कम डैमेज होता है। ज़्यादा कैटेगरी में होता है, जैसे ये 4 कैटेगरी में है, तो यहाँ पे डैमेजेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हरिकन आप देखोगे कि कैटेगरी 3 तक रीच हो गया था। हायर ये कंसीडर किया जा रहा है बहुत सारे हरिकन से, क्योंकि पोटेंशियल जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था, लाइफ की भी डैमेज देखने को मिली और काफ़ी ज़्यादा डैमेज यहाँ पे हर चीज़ में देखने को मिला था। ठीक है, तो यूनिक था, यानी कि ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो फैनी साइक्लोन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। तो यूनिक किस किस पॉइंट पे था ये देखते हैं। सबसे पहला है कि इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन अपने आप में ही काफ़ी यूनिक था। साइक्लोनिक सिस्टम आप देखोगे कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा ओरिजिनेट होता है। कहने का मतलब है कि ये हमारी जो है सदर्न, ये हमारी जो है पेनिसुलर इंडिया है। ठीक है, तो पेनिसुलर इंडिया है ये हमारी, एक सेकेंड, हाँ, यस इट इज़। और ये हमारी जो है ये वेस्टर्न घाट हो गई, ये ईस्टर्न घाट हो गई। तो ईस्टर्न पोर्शन में आपको यहाँ पे बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट के साइड में आपको यहाँ पे अरेबियन सी देखने को मिलता है। तो ये जो आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन है, ये कहा जा रहा है कि नॉर्मली जो साइक्लोन होते हैं और अधिकतर जो साइक्लोन होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में होते हैं। और इसमें जो आपको लैटिट्यूड देखने को मिलेगा ये 10 डिग्री होता है, यानी कि चेन्नई और तिरुवनंतपुरम से जो है ये 10 डिग्री यूजुअली ओरिजिनेट हुआ था। फैनी आप देखोगे कि ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ है, तो ये लैटिट्यूड जो है ना ये 2 डिग्री है, यानी कि श्रीलंकन लैंडमास से भी ये नीचे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 2 डिग्री में जो इक्वेटर से जैसे इस तरीके का आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे इक्वेटर आता है। तो इक्वेटर से जो है ना 10 डिग्री लैटिट्यूड तक जो है आपका यहाँ पे बनने का संभावना होता है। लेकिन यहाँ पे जो फैनी आपका बना था ये इक्वेटर से आप देखोगे तो 2 डिग्री सेल्सियस में ही यहाँ पे बना था। तो इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा यूनिक है। सेकंड इसकी यूनिक फीचर है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर आप बे ऑफ बंगाल के ऊपर देखोगे तो इनकी जो टोटल लाइफ स्पैन होती है वो 4 दिन से 7 दिन तक रहती है, यानी कि 4 दिन मिनिमम रहेगा, 7 दिन मैक्सिमम रहेगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग फैनी साइक्लोन की बात करें तो ये बहुत लंबा चला, और ये इतना लंबा चला कि यहाँ पर आप देखोगे कि 1 हफ्ता 10 दिन तक भी इसमें देखने को मिला, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉइस्चर और मोमेंटम था, और जिससे कि विंड जो है ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते गया। रूट की अगर बात करें, ये अगेन एक यूनिक फीचर है इसकी, क्योंकि आप देखोगे
देखोगे कि फैनी का किस तरीके से रूट बना। ये तो एक समझ रहे हो कि इक्वेटर से 2 डिग्री सेल्सियस तक ही ये 2 डिग्री तक ये ऊपर से ये फॉर्म बनना स्टार्ट होना, मतलब कि फॉर्म होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से थी, लग रहा था कि ये तमिलनाडु वाले कोस्ट में आएंगे, लेकिन सडन इसने अपने मीड में ही, यानी कि ये साइक्लोन आपका हिट करने ही वाला था, लेकिन इसके मीड में ही इसने अपने डायरेक्शन चेंज किया और कहाँ जाके ये हिट किया, तो ये हिट किया आपके उड़ीसा कोस्ट में। मेनली ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बट ये इसकी यूनिक रूट भी आप कह सकते हो, जिसके कारण जो है इसको एक यूनिक फीचर्स में डाला गया और इसको कहते हैं रिकर्विंग साइक्लोन, यानी कि रिकर्विंग साइक्लोन है। और ये साइक्लोन जो है ना ये इसलिए है क्योंकि एयर करंट के कारण, जो लोकल एटमॉस्फेयर में एयर करंट है ना वो यहाँ पे ठंडे करंट को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। और कहाँ से पुश करते हैं, तो पोल से लेकर ये इक्वेटर तक पुश करते हैं, जिसके कारण ये जो साइक्लोन फॉर्म होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा ये आपका इंटरफेयर होता है। तो इस तरीके से जो आपके ठंडे करंट को पुश किया गया नॉर्मल करंट के कारण, इसलिए इसका जो आपका विंड डायरेक्शन था ना वो इस तरीके से चेंज होकर रिकर्व्ड साइक्लोन बन गया। उसके बाद टाइमिंग की अगर बात करें तो इसमें आप देखोगे कि अप्रैल मंथ में ये फॉर्म होना स्टार्ट हुआ। आपको देखने को मिलेगा कि जो बहुत सारे साइक्लोन है वो अप्रैल मंथ में नहीं होते हैं, मई जून मंथ में आपको देखने को मिलेगा। और यही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो इनका कहना है कि 126 ईयर्स में अब तक जो है सिर्फ 14 ऐसे सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जो कि अप्रैल मंथ में ये बनना स्टार्ट किए, और उसमें से भी सिर्फ 1 स्टॉर्म है जो कि इंडियन मेनलैंड को क्रॉस किए। तो बनता तो बहुत सारा है, 14 ऐसा बना है, फॉर्म हुआ है, लेकिन जो मेनलैंड को क्रॉस किया है वो सिर्फ एक है। और साइक्लोन फेनी ऐसा दूसरा है जो कि अप्रैल मंथ में ही बना और ये हमारे इंडियन कोस्ट को जो है, इंडियन मेनलैंड को ये क्रॉस कर गया। तो इसलिए भी ये इसकी यूनिक फीचर्स है। सो यूनिक फीचर्स में क्या क्या आ गया, प्लेस ऑफ ओरिजिन इसका आ गया, लाइफ स्पैन आ गया, साथ ही साथ इसकी रूट आ गई एंड देन इसकी टाइमिंग आ गई। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इंडियन ओशन में जो साइक्लोन का नेमिंग होता है ये कैसे होता है, WMO के हिसाब से देखें, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन है जो कि एशिया और पैसिफिक के लिए है, उनके द्वारा ये देखा गया कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये नाम स्टार्ट हुआ कब से, तो 2000 से। और इसके अंदर जो है आपको 8 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे जो कि इंडियन ओशन ही कंट्रीज़ है, इंडियन ओशन को सराउंड करते हैं। उनके द्वारा इस तरीके का 8 कंट्रीज़ के द्वारा इस तरीके का नाम दिया जाता है। तो ये कौन कौन से 8 कंट्रीज़ हैं, सबसे पहले इंडिया है, बांग्लादेश है, मालदीव्स है, म्यांमार, ओमान और पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ये 8 कंट्रीज़ हैं जो कि नाम देते हैं इंडियन ओशन में। और यहाँ पे आप देखोगे कि 8 कंट्री अगर 8 नाम सजेस्ट करते हैं तो टोटल कितना हो गया, 8 × 8 जो है ये 64 नेम्स हो गए। और 64 नेम्स जो है इस तरीके से जाता है। वहीं अगर फैनी की बात करें तो ये जो नाम दिया गया था ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। साइक्लोन की बात कर लेते हैं डिटेल में। ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसको हम लोग टाइफून्स भी कहते हैं जापान वाले रीजन में, और हरिकेन्स कहते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो ये आपका जो है ना इंटेंस वाटर रोटेटिंग सिस्टम है जो कि आपका फॉर्म्ड होता है स्ट्रॉन्ग विंड के कारण, और ये आपका लो प्रेशर एरिया में फॉर्म्ड होता है। कंडीशन क्या क्या है, क्या क्या ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिसमें कि आपका साइक्लोन फॉर्म हो। सो द फर्स्ट कंडीशन इज़ टेम्परेचर, जो सी के अपर लेयर में आपका टेम्परेचर होता है और अप टू द डेप्थ ऑफ 60 मीटर यहाँ पे आपका 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जिससे कि साइक्लोन की फॉर्मेशन को सपोर्ट मिलता है। देन यहाँ पे लो लेवल ऑफ एयर होना चाहिए वाटर के अबव, जो कि यहाँ पे ज़रूरी है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंड क्लॉकवाइज रोटेशन हो सदर्न हेमिस्फेयर में। तो इस तरीके से देखिए, सदर्न हेमिस्फेयर में ये क्लॉकवाइज रोटेशन है एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो ये दोनों ध्यान रखना है। ये एक्सप्लेन किया जा रहा है क्यों, क्योंकि अप्रैल और जो मई है, अक्टूबर और जो दिसंबर पीरियड है, ये काफ़ी ज़्यादा कंड्यूसिव होते हैं, यानी कि इस समय आपको साइक्लोन देखने को मिलेगा। इस पीरियड में ITCZ जो बे ऑफ बंगाल में है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है, जहाँ पे आपके सदर्न बाउंड्री एक्सपीरियंस विंड और जो कि वेस्ट से और वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, यानी कि इस तरीके से जाते हैं। वहीं अगर नदर्न बाउंड्री देखें तो ये ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है ना कि ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ये इंड्यूस करते हैं। तो जो ये क्लॉकवाइज रोटेशन होता है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, ये ITCZ के कारण भी होता है। एक बार फॉर्म हो गया तो साइक्लोन जो इस एरिया में है ना वो नॉर्थ वेस्ट मूव करता है, यानी कि इस तरीके से आपका जो है, आप लोग देख सकते हो, एक सेकेंड, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका मूव होता है। और क्योंकि आप लोगों को देखने को मिला है कि ऐसे ही आता है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी जो उड़ीसा वाली कोस्ट है उसमें ज़्यादा हिट करता है, आंध्र प्रदेश वाला और जो आपका वेस्ट बंगाल वाला रीजन में है। और साथ ही साथ साइक्लोन जो इमर्ज होता है अप्रैल और मई में, वो यूजुअली थोड़ा वीक होता है। अगर हम लोग इसके कंपैरिजन में देखें, जो साइक्लोन अक्टूबर और दिसंबर मंथ में इमर्ज होता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे साइक्लोन जो है ना 2 बेसिन में देखने को मिलता है। एक तो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जो कि आपके ईस्ट में है, और एक आपका जो वेस्ट में है वो है अरेबियन सी।
इन दोनों में से आप देखोगे तो मोर साइक्लोन जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, और साइक्लोन्स जो है ना वो ज़्यादा सिवियर होता है जो भी यहाँ पे आपका अरेबियन सी वाले रीजन में है। बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिलेगा हायर रेनफॉल होता है, कांस्टेंट यहाँ पे इनफ्लो होता है, यानी कि फ्रेश वाटर जो है बहुत ज़्यादा इनफ्लो होती है, वो भी गंगा से, ब्रह्मपुत्र रिवर से। तो इसका मतलब है कि जो बेस की सरफेस होता है उनकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मेंटेन होता है। तो इसलिए भी आपको देखने को मिलेगा कि एक जो सरफेस टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, और जो टेम्परेचर यहाँ पे रिक्वायर्ड है अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस, तो ये इतना मेंटेन करता है, इसलिए यहाँ पे आपको साइक्लोन ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर अरेबियन सी में देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर विंड रिसीव होता है, जिसके कारण जो हीट है ना वो बढ़ते ही जाता है, और यहाँ पे आपका जो फ्रेश वाटर सप्लाई है वो बहुत कम होता है। क्योंकि आप भी ऐसे देखोगे कि जो इंडिया की जो ईस्टर्न कोस्टर्न में जो आपको यहाँ पे रिवर देखने को मिलेगा, सारी रिवर आपके कहाँ डंप होते हैं, तो मोस्टली आपके 90% रिवर जो है ना वो बे ऑफ बंगाल में डंप होते हैं। तो फ्रेश वाटर के मिलने से क्या होता है कि टेम्परेचर आपका मेंटेन रहता है। वहीं अगर हम लोग वेस्टर्न इंडिया में देखें तो यहाँ पे आपकी नर्मदा है, तापी है, बहुत कम रिवर है जो कि आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो हीट है ना वो आपका बढ़ते ही जाता है, यहाँ पे मेंटेन नहीं होता है। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरी बताया गया है, कैटेगरी में आप लोग देख सकते हो कि किस किस कैटेगरी में इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपका स्पीड, विंड का स्पीड 220 किलोमीटर से ज़्यादा है तो इसको सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसमें आपकी विंड की स्पीड जो है वो 166 से 220 किलोमीटर है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसमें और कम है, यानी कि अप टू 165 किलोमीटर तक है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म इट मीन्स कि 90 से आपका 117 किलोमीटर पर आवर है। साइक्लोनिक स्टॉर्म जो कि 88 किलोमीटर है। डीप डिप्रेशन यानी कि यहाँ पे साइक्लोन बनना स्टार्ट हुआ है तो 62 किलोमीटर पर आवर। डिप्रेशन जो कि 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका कैटेगरी है, इसके हिसाब से आप लोग भी देख सकते हो। ओके, इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है साइमल्टेनियस साइक्लोन इन अरेबियन सी। अभी तो हम लोग देखें कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जो साइक्लोन फॉर्म होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू अरेबियन सी में। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि एक के बाद एक अरेबियन सी में जो है बहुत सारे ऐसे साइक्लोन हैं जो कि फॉर्म होने लगे, और ये एक ऐसा आपको फंडा देखने को मिलेगा जिसमें कि अब तक की जितनी भी चीज़ें आप लोग फैक्ट्स एंड फिगर पढ़ते आ रहे थे साइक्लोन के बारे में, कुछ यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला है। तो हम लोग यहाँ पे रीज़न समझेंगे कि इस तरीके का चेंजेस कैसे हो गया, अरेबियन सी में इतने सारे साइक्लोन कैसे हिट कर रहे हैं। तो रिसेंटली एक नहीं पूरे 2 साइक्लोनिक स्टॉर्म देखने को मिलेगा, जो कि आपका साइक्लोन क्यार और साइक्लोन माहा है, जो कि अरेबियन सी में है और साइमल्टेनियसली है। और देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो ये जो इवेंट है हमारी, इट मीन्स कि ये साइमल्टेनियस जो साइक्लोन देखने को मिला अरेबियन सी में, ये फर्स्ट टाइम है 1965 के बाद पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है। इससे क्या है ना कि 2019 में हम लोग ये देख पाए कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नॉर्थ इंडियन साइक्लोन सीजन रहा है, और ये किसके बेसिस पे कहा जा रहा है, तो एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी के बेसिस के रिकॉर्ड पे ये कहा जा रहा है कि 2019 में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नॉर्थ इंडियन साइक्लोन सीजन रहा है। ये जो हमारे एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी है एक तरीके का मेजर है, जो कि इसके द्वारा ये देखा जाता है कि टोटल डिस्ट्रक्टिव पावर कितना है। कोई भी साइक्लोन सीजन होता है, जितने भी साइक्लोन आते हैं उसमें कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है, कितना ज़्यादा डैमेज करने की क्षमता है, और उस साइक्लोन से कितना ज़्यादा डैमेज हो सकता है, इस चीज़ों को मेजर किया जाता है एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी से। रीज़न क्या है इस तरीके का साइक्लोजेनेसिस ग्रो करने का और इतना ज़्यादा इंटेंस साइक्लोन देखने को मिला है अरेबियन सी में? सबसे पहला रीज़न है कि जोग्राफिकल लोकेशंस जो कि अरेबियन सी का है, और ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि आप लोग ऐसे देखिए कि ये हमारी सदर्न पेनिनसुला है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है, और वेस्टर्न जगह पे आपको जो है इस तरीके के अरेबियन सी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, कार्बन इमिशंस जो है इसके कारण अरेबियन सी वाटर्स में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे बे ऑफ बंगाल में आप देखते हो तो उस तरीके का आपको अरेबियन सी में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा जो है रिवर यहाँ से आपका फ्लो होती है और मर्ज हो जाती है, जाकर बे ऑफ बंगाल में डंप हो जाती है। मर्ज तो नहीं कहेंगे, डंप हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो इससे क्या होता है ना कि जब रिवर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जैसे मेजर रिवर गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, तो इससे क्या होता है कि जो अरेबियन सी वाला एरिया है ना, अरेबियन सी है, सॉरी बे ऑफ बंगाल वाले जो सी है, इसमें आपका फ्रेश वाटर मिलते रहता है। तो टेम्परेचर जो है ना यहाँ पे मेंटेन होता है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर एकदम से शूट अप हो गया या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमेशा यहाँ पे फ्रेश वाटर मिक्सअप होती रहती है, जिससे कि यहाँ की बे ऑफ बंगाल की जो वाटर है उसकी टेम्परेचर आपका मेंटेन होते रहता है। तो ये चीज़ें अरेबियन सी में नहीं है, क्योंकि अरेबियन सी में बहुत ही कम आपको रिवर देखने को मिलेगा जो डंप होती है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हमारे इंडिया से बहुत कम है और ईस्ट फ्लोइंग रिवर बहुत ज़्यादा है, ये एक पहली रीज़न है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इनक्लोज्ड नेचर है सी का, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एवोपरेशन होता है, और जो क्लाउड फॉर्मेशन एक्टिविटीज़ देखें तो ये जो
एक्टिविटीज़ होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे इवापोरेशन, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि इवापोरेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो भाप बन के ऊपर जाएंगे, और जितना ज़्यादा पानी भाप बन के ऊपर जाएगा, इवापोरेशन प्रोसेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, क्लाउड की फॉर्मेशन होगी तो उतनी ही ज़्यादा प्रिसिपिटेशन होगा। तो ये एक फेनोमेना है जो कि ध्यान रखना है। तो पहला यही है कि टेम्परेचर बहुत बढ़ते गया, ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखने को मिला। सेकेंड है कि एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस है, वो भी एरोसोल का। एंथ्रोपोजेनिक कहने का मतलब है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हम जैसे लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि एरोजल का जो इमिशन है वो बहुत बढ़ते जा रहा है, 6 फोल्ड बढ़ चुका है अगर हम लोग 1930 के कंपैरिजन में देखें। जिससे क्या है ना कि साउथ वेस्टर्ली जो लोअर लेवल की यहाँ पे और ईस्टर्ली जो अपर लेवल विंड है वो यहाँ पे कमज़ोर हो गई है, जो कि यहाँ पे मानसूनल सर्कुलेशंस को डिफाइन करती है। यानी कि अरेबियन सी में जो आपका मानसून आता है उसमें आपका जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाता है ये साउथ वेस्टर्ली लोअर लेवल है और ईस्टर्ली अपर लेवल विंड है, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। साथ ही साथ इससे क्या है ना कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है अरेबियन सी में वो यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया गया है सिर्फ गुजरात तक। कुछ आप लोग डिकेड में अगर देखोगे कि लास्ट 10 ईयर्स में केरल और कर्नाटक में जो है ना बहुत ही ज़्यादा वनरेबल सिचुएशन हो चुका है साइक्लोन के कारण। थर्ड यहाँ पे आप जो रीज़न है वो है इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल अगर हम लोग देखें तो करेंट जो यहाँ पे पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल इवेंट है इसके कारण क्या हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और लास्ट 60 ईयर्स में जो है ये देखने को मिला है कि अभी जाकर पॉजिटिव जो इंडियन ओशन डाइपोल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और इससे क्या होता है कि सी सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है। एक बार आइए मैप में समझा देती हूँ इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका इंडियन ओशन का एक कंडीशन बताती हूँ। कंडीशन क्या है कि इंडियन ओशन डाइपोल दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो कैसे समझेंगे कि हम लोग कि ये पॉजिटिव हो गया और कैसे समझेंगे कि नेगेटिव हो गया। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि मानसून आ चुका है, सारे स्टेट में हिट हो चुका है लगभग लगभग, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इसको हम लोग कहेंगे कि ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का ही एकदम चमत्कार है। पॉजिटिव कहने का क्या मतलब कि ये हमारे इंडिया है, इंडिया का ये वेस्टर्न रीजन है, ये ईस्टर्न रीजन है। वेस्टर्न रीजन में अगर यहाँ पे वार्मर है यानी कि टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा कि एवरेज से अगर ज़्यादा गर्म है तो इससे क्या होता है कि एवोपरेशन आपका बढ़ेगा, एवोपरेशन से क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होगी और फिर प्रेसिपिटेशन होगा, और इसी के कारण आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ जो बारिश है वो अच्छा खासा होता है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे वेस्ट साइड में अगर ये टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा एवरेज से, सो इट इंडिकेट्स दैट पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। और अगर यही चीज़ आपका रिवर्स हो जाए, इट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो है ना कूलर हो जाए देन एवरेज, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी बारिश ज़्यादा नहीं होगी, वार्मर आपका हो जाएगा ईस्टर्न रीजन में, और ईस्टर्न रीजन में अगर वार्मर होगा तो यहाँ पे आपकी इस रीजन में बारिश ज़्यादा होगी, इस रीजन में बारिश कम होगी, इस रीजन में बारिश कम होगी, यानी कि इंडिया में बारिश कम होगी। और आपको पता है कि हमारा जो कंट्री है वो मानसून पे ही डिपेंडेंट है, हमारी एग्रीकल्चर मानसून पे डिपेंडेंट है। इट मीन्स कि अगर इंडिया तक यहाँ पे बारिश नहीं पहुँच रही है, इट मीन्स कि ये नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है। समटाइम्स ये भी देखा जाता है कि मानसून जब डिले हो जाता है, लास्ट ईयर में देखने को मिला होगा कि एक वीक आपकी डिले हो गई थी, तो उसके पीछे रीज़न जो था ना वो वन ऑफ द इंडियन ओशन डाइपोल भी था। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन ओशन डाइपोल के कारण क्या हो गया कि ये रीजन आपकी गर्म हो गई। यहाँ पे अरेबियन सी है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, तो अरेबियन सी वाला रीजन आप देख सकते हो कि गर्म हो गया। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल भी कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद रीज़न है आपका विंड शेयर। विंड शेयर या फिर आप कह सकते हो कि जो विंड का स्पीड है उसमें कहीं ना कहीं उसके स्पीड में चेंजेस या फिर डायरेक्शन में चेंजेस, जो कि आपका बॉटम टू टॉप आपको देखने को मिलेगा, पूरे बॉटम से लेकर यानी कि ट्रोपोस्फेयर से लेकर एटमॉस्फेयर तक जो है विंड की डायरेक्शन में चेंजेस देखने को मिलेगा या फिर उसके स्पीड में चेंजेस देखने को मिलेगा। दिस इज नोन एट विंड शेयर। ओके, जनरली ये जो विंड शेयर है ना ये काफ़ी स्ट्रांग होता है अरेबियन सी में एज़ कंपैरिजन टू बे ऑफ बंगाल में, और ये प्रिवेंट करता है साइक्लोन को कि वो यहाँ पे वर्टिकली डेवलप हो, यानी कि इस तरीके से डेवलप होते हुए वो वर्टिकली आए। बट जब यहाँ पे आप देखोगे कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंडीशंस है मात्रा है वो यहाँ पे बढ़ जाता है, तो विंड शेयर जो है ना वो अरेबियन सी में जो है आपका वीक हो जाता है। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे क्या है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये जो विंड शेयर है वो यहाँ पे कमज़ोर पड़ गया। और कमज़ोर पड़ गया तो क्योंकि विंड शेयर अगर स्ट्रॉन्ग रहता है तो अरेबियन सी में जो है ना साइक्लोन बनने नहीं देता है विंड शेयर, और अगर विंड शेयर वीक रहा तो यहाँ पे साइक्लोन आराम से बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे रीज़न है एल नीनो मोदोकी। सो एल नीनो मोदोकी एक कंडीशन है जिसको कि रिसेंट ईयर में देखा गया है कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस जो है ना नॉर्थ इंडियन ओशंस के ऊपर वो चेंज हो रही है, और इससे क्या है कि जो साइक्लोजेनेसिस का जो कंडीशन है अरेबियन सी में वो भी चेंज हो रहा है। तो एल नीनो और ला नीना ये दो तरीके का आपका कंडीशन है। एल नीनो जब भी आता है तो आपको पता है कि ये कम बारिश लेकर आता है। एल नीनो में क्या होती है ना
कि ड्रॉट आता है। और वहीं ला नीना की बात करें तो ला नीना में बारिश इतना ज़्यादा होती है कि इसके कारण फ्लड भी आती है हमारे इंडिया में। तो हमारे इंडिया में जब बारिश अच्छी होती है तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये ला नीना का कंडीशन है। अगर एल नीनो आएगा तो हमारे यहाँ जो है बारिश अच्छी नहीं होगी। और ये एल नीनो मोदकी है। तो एल नीनो मोदकी ऐसा कंडीशन है जिसमें कि जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो भी नॉर्थ इंडियन ओशंस के ऊपर ये आपको चेंज देखने को मिलेगा, जिसके कारण अरेबियन सी में जो है साइक्लोन फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। एल नीनो मोदकी की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एनामोलस जो वार्मिंग है सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में उसी के साथ एसोसिएटेड है। और ईस्टर्न और वेस्टर्न अगर हम लोग ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में देखें तो ये उसमें आपको ठंड देखने को मिलेगा, यानी कि कूल हो जाता है ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में। तो एल नीनो मोदकी की भी आपको कंसेप्ट ध्यान रखनी है। सो चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि क्यों, रीज़न क्या क्या है जिसमें कि हम लोग अरेबियन सी में बहुत ज़्यादा इंटेंस साइक्लोन देख रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज़ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो सी वाटर का है वो कंटिन्यूसली इंटेंस हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। सेकंड इज़ कि आपका इमिशंस हो रही है एरोसोल का ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक। थर्ड इज़ इंडियन ओशन डाइपोल, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। फोर्थ इज़ विंड शेयर, इट मीन्स की चेंजेस ऑफ द डायरेक्शंस एंड स्पीड ऑफ द विंड। फिफ्थ इज़ एल नीनो मोदकी। सो दीज आर द 5 रीजंस जिसके कारण आपका साइक्लोन जो है अरेबियन सी में ज़्यादा हो रहा है। तो अब आते हैं थर्ड टॉपिक में, जो कि देखेंगे कि मानसून में डिले क्यों देखने को मिला लास्ट ईयर। तो इसकी रीजंस भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो मानसून है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 1 जून जो है हमारे केरल कोस्ट को हिट करते हैं, ठीक है। और 1 जून को ये आपका डिफाइंड है, आप लोग एनसीईआरटी में भी पढ़े होंगे। लेकिन इस बार देखने को मिला कि 8 जून को ये हमारे केरल कोस्ट को हिट किया। इट मीन्स कि 1 वीक लेट हो गया। तो क्यों हो गया इसी के बारे में देखने वाले। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस की बात करते हैं जो कि मानसून को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले जो कंडीशन है अभी हम लोग ने स्टडी किया एल नीनो ला नीना। तो एल नीनो आप देखोगे कि अब नॉर्मल वार्मिंग देखने को मिलता है सी सरफेस टेम्परेचर का, जो कि पैसिफिक ओशन में है। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो साउथ अमेरिका वाले रीजन है उसमें पेरू कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि आपका बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म हो रहा है, पेरू कोस्ट गर्म होता है यहाँ पे। तब आपको जो देखने को मिलेगा वो एल नीनो का कंडीशन है, यानी कि इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो जो आपका पैसिफिक ओशन वाला एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है। और इससे जो है ना जो मानसून है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। वहीं अगर ला नीना की बात करें तो ये जस्ट अपोजिट है और यहाँ पे आपका ठंडा होने लगता है। यानी कि ये आप देखोगे कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर कहने का क्या मतलब है कि ओशन आप लोग देखते हो, जो सी होता है समुद्र होता है उसका सरफेस होता है और डेप्थ होता है। जो अपर लेयर आपको देखने को मिलेगा उसको हम लोग सरफेस कहते हैं, जब आप लोग अंदर जाओगे तो उसको हम लोग डेप्थ कहते हैं। तो ऊपर वाला जो लेयर है ना, ऊपर वाला जो आपका सी सरफेस है उसकी टेम्परेचर को यहाँ पे काउंट किया जाता है और वो मेनली यहाँ पे जो है कॉन्ट्रीब्यूट भी करता है। उसके बाद आप लोग देखोगे कि जो एल नीनो है इससे आपका डेफिसिट होता है, यानी कि रेनफॉल बहुत कम होती है। वहीं ला नीना की बात करें तो इससे जो है एवरेज से भी ज़्यादा मानसून आता है, यानी कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड यहाँ पे आपका रीज़न है मेडन जूलियन ऑसिलेशन। सो व्हाट इज़ दिस, MJO। सो ये जो आपका लोकेशन है और जो स्ट्रेंथ है MJO का, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मानसून को डेवलप करने में, वो भी इंडिया के ऊपर। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट आपका कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट फेनोमेना है जिसके कारण हमारे इंडिया में अच्छी बारिश होती है। इससे क्या होता है ना कि आप देख सकते हो कि मानसून का क्या टाइमिंग होने वाला और मानसून कितने स्ट्रेंथ से आने वाले, यानी कि कितना ज़्यादा बारिश होने वाला, ये सारी चीज़ें इसी से पता चलता है MJO से। साथ ही यहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन नंबर है वो इन्फ्लुएंस होता है आपको सारे ओशन बेसिन्स में जो है आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। और इससे क्या है कि जो जेट स्ट्रीम चेंजेस है वो यहाँ पे होता है और इसके कारण जो है कोल्ड एयर आउटब्रेक होती है, एक्सट्रीम हीट इवेंट देखने को मिलता है, फ्लडिंग रेन्स होती है US में और नॉर्थ अमेरिका में। तो ये सारे रीजन्स है और ये सारे रीजन्स है जो कि मेडन जूलियन ऑसिलेशंस के कारण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थर्ड तो अभी हम लोग देखिए इंडियन ओशन डाइपोल। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मानसून। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो इंडियन की नीनो है, इंडियन नीनो कहा जा रहा है, ये एक तरीके का कंडीशन है जहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर जो वेस्टर्न रीजन का है, इट मीन्स कि इंडियन ओशंस का अगर आप लोग वेस्टर्न रीजन देखोगे तो यहाँ पे जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो यहाँ पे एबनॉर्मल कोल्डर होता है, यानी कि ठंड होती है फिर गर्म होती है, इस तरीके से हम लोग देखे हैं। लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि जब इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होगा तभी हमारे इंडिया में जो है अच्छी मानसून आएगी, जब नेगेटिव होगा तो हमारे इंडिया में अच्छी मानसून नहीं आएगी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं साइक्लोनिक फॉर्मेशन भी है। साइक्लोनिक फॉर्मेशंस के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे फैक्टर्स इंक्लूड है वो है यहाँ पे लो प्रेशर एरिया। जहाँ पे भी लो प्रेशर है, लो प्रेशर इट मीन्स कि हाई टेम्परेचर। सो लो प्रेशर है जब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि लैंड के ऊपर
नियर या फिर लैंड के ऊपर आपका बनने लगता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि आपका जो मानसून विंड है ना वो कंट्री से पुल हो जाता है, यानी कि वो कंट्री से बाहर आ जाता है। जो लो प्रेशर एरिया है सेंटर ऑफ द साइक्लोन है, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है अगर हम लोग लोकल सिस्टम से देखें, जिसके कारण जो है ना ये आपका जो मानसून विंड है वो भी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ही आपका मूव होने लगेगा। जो साइक्लोन है वो अरेबियन सी में जब डेवलप होता है तो इससे जो मानसून है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है मोर देन जब बे ऑफ बंगाल में अगर हम लोग देखें तो 2019 की ही हम लोग अगर अभी देख रहे थे, जिसमें कि अरेबियन सी में बैक टू बैक बहुत सारे ऐसे साइक्लोन थे जो कि हिट किया गया अरेबियन सी में फॉर्म हुआ और हमारे वेस्टर्न कोस्ट को हिट किया गया। लेकिन ये इससे क्या होता है ना कि अगर इस टाइम में आपका साइक्लोन हो रहा है, जिस टाइम में हमारे मानसून आते हैं जून के मंथ में, तो इससे हमारे मानसून में भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। जेट स्ट्रीम की बात करें, सो व्हाट इज़ जेट स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम कुछ नहीं है, ये अपर एटमॉस्फेयर में चलने वाले जो तेज़ गति से जो हवा होते हैं ना उसको हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। जो करंट है स्ट्रॉन्ग विंड वो आपका वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होता है, ये भी ध्यान रखना है, और ये 5 to 7 माइल्स ऊपर होती है सरफेस ऑफ अर्थ से। जेट स्ट्रीम से क्या होता है ना कि जो विंड है वो चेंजेस होती है और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर में प्रेशर भी चेंज देखने को मिलता है। ये बिलीव किया जाता है कि एक डायरेक्ट कनेक्शन है, यानी कि जो मूवमेंट है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का और इंडियन मानसून का, इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शंस देखने को मिलता है। उसके बाद आता है कि देखते हैं कि मानसून जो प्रिडिक्शन है इसका क्या क्या मॉडल है, यानी कि किस किस तरीके से ये प्रिडिक्शन होता है। आप लोग भी हर साल देखते हो कि ये आईएमडी के द्वारा, हमारे यहाँ जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ये आपका प्रिडिक्शन किया जाता है कि मानसून लेट आने वाली है, जल्दी आने वाली है, अच्छी आने वाली है, बुरी आने वाली है। अच्छी बुरी कहने का मतलब है कि मानसून की जो रेनफॉल, मानसून की जो इंटेंसिटी है वो पूरे इंडिया में होने वाली है कि नहीं होने वाली, इस तरीके से। अगर हम लोग 2010 तक देखें तो जो ओनली मेथड यहाँ पे था वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बाद साथ ही था कि वो यहाँ पे मानसून को स्टैटिस्टिकल मॉडल के साथ फोरकास्ट करते थे, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, जिससे कि यहाँ पे आपका कुछ क्लाइमेट पैरामीटर्स है जो कि मानसून की किस तरीके से परफॉर्मेंस है उसको लिंक किया जाता था। और जो सी सरफेस टेम्परेचर है ये बताया जाता था नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ पैसिफिक वाले रीजन में। वार्म वाटर की जो वॉल्यूम है इक्वेटोरियल पैसिफिक में ये देखा जाता था। यूरेशियन स्नो कवर, ये सारी चीज़ें देखी जाती थी। इसमें क्या है कि ये आपका जो आईएमडी है ना, कई बार आप देखोगे कि आईएमडी जो है, जैसे लास्ट टाइम आईएमडी के द्वारा कहा गया था कि जो साइक्लोन है, सॉरी, जो मानसून है वो टाइम पे आने वाला है, लेकिन टाइम पे नहीं आया। बट वो सही साबित तो नहीं हुआ था, गलत साबित हो गया था, क्योंकि एक वीक लेट आया था मानसून। ओके, तो यही समटाइम्स कहा जाता है कि आईएमडी जो है ना वो एक्यूरेट फॉरकास्ट नहीं करता है, और एक्यूरेट इनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो एक्यूरेट नहीं होता है। 2015 में आईएमडी जो है वो एक डायनेमिकल सिस्टम को टेस्ट करने का इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि देखा जाता था कि वेदर और साथ ही साथ लोकेशन भी सेट किया जाता था गिवन डे में कि आपका किस तरीके से रहेगा, यानी कि लैंड और ओशन टेम्परेचर कैसा रहेगा, वहाँ का मॉइस्चर कैसा रहेगा, विंड स्पीड कैसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ भी जो है ना 2015 से आपका स्टार्ट हो गया है। पावरफुल कंप्यूटर है जिसमें कि ये कैलकुलेट किया जाता है कि ये सारे जो वेदर है ना वो वेरिएबल है, और ये आपके कुछ कुछ दिन में चेंज होते रहते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कल बारिश हो गई, आज यहाँ पे आपको धूप देखने को मिलेगा, फिर कल ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो वेदर है ना वो आपका चेंज होते रहता है। तो आईएमडी की तरफ से अगर देखें तो यहाँ पे न्यू इंसेम्बल प्रिडिक्शन सिस्टम्स लाया गया, जिससे कि एक प्रोबेबिलिस्टिक वेदर फॉरकास्ट हुआ कि नेक्स्ट 10 डेज तक कब तक आप लोग का क्या क्या होने वाला है। तो आपके मोबाइल में भी इस चीज़ को आप लोग देख पाते हो कि कल की टेम्परेचर क्या है। नेक्स्ट 10 डेज तक आप लोग अपने टेम्परेचर्स अच्छे से देख पाते हो कि नेक्स्ट 10 डेज जो है किसी भी जगह का किस तरीके से क्या क्या जो है आपका वेदर होने वाला है। तो नॉर्मली जो है आप लोग स्मार्टफोन यूज़ करें तो आप लोग के स्मार्टफोन में तो आप लोग का लोकेशंस के बारे में आसानी से दिया जाता है, लेकिन आप लोग जो है कहीं के लोकेशंस के बारे में देख सकते हो। तो ये किससे किया गया, ये एक न्यू इंसेम्बल प्रिडिक्शन सिस्टम को इस्तेमाल करके ये किया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। मीडियन जूलियन ऑसिलेशंस के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मीडियन जूलियन ऑसिलेशंस वेव जो है ना एक ग्लोबल बैंड है, यानी कि आपको जो है लो प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा जो कि वेस्ट टू ईस्ट ये मूव करते हैं, और यहाँ पे देखने को मिलता है कि कितना लो प्रेशर एरिया का कहाँ इंटेंसिटी कितना है, साइक्लोन कितना इंटेंसिटी से बन सकता है, या फिर ओवरसीज मानसून ऑनसेट जो हो रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये क्या है ना एक डिस्टर्बेंस है, यानी कि क्लाउड का, रेनफॉल का, विंड का, प्रेशर का, जो कि ट्रांसवर्स होता है प्लैनेट में, और ये ट्रॉपिक्स में देखने को मिलेगा जो कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ है। कहने का क्या मतलब है इसमें, जैसे कि ये आपका ग्लोब हो गया तो ये आपका इक्वेटर है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है, ये 30 डिग्री साउथ हो गया। तो इस तरीके से जो है ना आपका इस ट्रॉपिक्स में देखने को मिलेगा। फिर इनिशियल पॉइंट में जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें ये आपका रिटर्न हो जाता है 30 to 60 डेज में। तो एमजेओ में अगर हम लोग देखें मीडियन जूलियन ऑसिलेशन में, तो इसमें दो पार्ट है
क्या क्या है, सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा दो पार्ट या दो फेज इसको बोलते हैं। सबसे पहले इन्हांस्ड कनेक्टिव फेज होती है, दूसरा यहाँ पे सप्रेस्ड कनेक्टिव फेज होता है। तो इन्हांस्ड कनेक्टिव फेज में क्या होता है ना कि जो सरफेस कन्वर्ज होता है, विंड आप देखोगे कि इस तरीके का सरफेस, और इसमें जो है विंड आपके आकर कन्वर्ज हो रहे हैं नॉर्थ रीजन में से भी और साउथ रीजन में से भी। तो एयर जो है ना वो पूस्ड अप होता है, यानी कि थ्रू आउट द एटमोसफेयर से ये पूस्ड अप हो रहा है, और टॉप ऑफ द एटमोसफेयर में आप देखोगे कि विंड रिवर्स हो गया है। इट मीन्स कि ये डाइवर्ज हो रहा है, यानी कि आप लोग सरफेस में देखोगे तो ये विंड आपका कन्वर्ज हो रहा है, लेकिन एटमॉस्फेयर में आप देखोगे तो ये विंड आपका डाइवर्ज हो गया है, यानी कि सब अपने अपने डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एयर मोशन जैसे जैसे बढ़ते जाता है एटमॉस्फेयर में, तो इससे जो कंडेंसेशन और जो रेनफॉल है वो बढ़ते जाती है। तो ये आपका हो गया कंडक्टिव इनहैंस्ड कंडक्टिव फेज, जिसमें कि रेनफॉल अच्छी होती है। दूसरा होता है कि सप्रेस्ड कनेक्टिव फेज, इसमें क्या है ना कि विंड जो है वो एटमॉस्फेयर के टॉप में कन्वर्ज होता है, और वही चीज़ आप लोग देखोगे कि जो सरफेस में आओगे तो यहाँ पे डाइवर्ज होता है। तो इससे डाइवर्ज हो गया, तो इससे क्या होता है ना कि रेनफॉल जो है ना बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाता है, रेनफॉल यहाँ पे अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग सप्रेसिव कंडक्टिव फेज। तो ये एमजेओ का दो पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया। एक में क्या होता है कि रेनफॉल अच्छा होता है, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे यहाँ मानसून अच्छा होने के लिए, और दूसरी फेज है यहाँ पे जहाँ पे रेनफॉल अच्छी नहीं होती है। तो जब एमजेओ को आप देखोगे इंडियन ओशन के ऊपर, वो भी मानसून सीजन में, तो जनरली क्या होता है ना कि ये रेनफॉल ही अच्छा रेनफॉल हो पाता है, और ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि एक फैक्टर है जो कि हमारे यहाँ जब अच्छी मानसून आती है तो उसमें एक कंट्रीब्यूट करता है एमजेओ भी। दूसरे साइड में अगर हम लोग देखें, जब यहाँ पे लॉन्गर साइकिल या फिर देखने को मिलता है कि पैसिफिक ओशन में बहुत लंबे समय तक स्टे कर रहा है, तो एमजेओ जो है ना वो बैड न्यूज़ लेकर आता है। यानी कि अगर आप लोग देख लो कि ये एमजेओ का जो सर्कुलेशन है, इवेंट का जो आपका सर्कुलेट करता है, तो वो अगर पैसिफिक ओशन में ज़्यादा लंबे समय तक रह गया तो इट मीन्स कि ये इंडिकेट किया जाता है कि मानसून अच्छी नहीं होने वाली है इंडियन ओशन में। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे ये फिगर बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। देखिए, सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिए कि अपवर्ड मोशन है और ये आपका डाउनवर्ड मोशन है। ओके, ये आपका सरफेस है और यहाँ पे आपका जो है टॉप ऑफ द एटमोसफेयर हो गया। ईस्टवर्ड मूवमेंट दिखाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एमजेओ किस तरीके से मूव होती है, तो यहाँ पे विंड की डायरेक्शन आपको वेस्ट टू ईस्ट देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि आपका ईस्टवर्ड जो है आपका मूवमेंट हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जब यहाँ पे स्टॉर्म और वेट है, यानी कि जो यहाँ पे आपका तूफानी और जो यहाँ पे बारिश वगैरह होती है, तो ये जो आपका एयर है ना ये अपवर्ड मोशन में जाता है और उसके बाद इस तरीके से साइक्लोन फॉर्म में ये इस तरीके से आपका जो है ये ऐसे मुड़ता है। ओके, वही अगर हम लोग डाउनवर्ड मोशन में देखें तो डाउनवर्ड मोशन में आपका ईस्टवर्ड जा रहा है, इस तरीके से आपका ये मतलब कि आप लोग देख सकते हो कि ये ईस्टवर्ड मूवमेंट आपका दोनों साइड से हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ें आप लोग समझिएगा। फैक्टर्स क्या क्या है जिसके कारण अफेक्ट होती है हमारे मानसून और जिसके कारण ये देखने को मिला है कि डिले हो गया मानसून में। तो इम्पैक्ट जो है सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो एमजेओ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि दो चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, इन्हांस्ड और सप्रेसिव देख चुके हैं। तो जून के मंथ में क्या हुआ कि एमजेओ जो है ना वो सप्रेस्ड हो गया, यानी कि यहाँ पे उस तरीके के फेज में चला गया जहाँ पे अब रेनफॉल जो है ज़्यादा नहीं होता है। तो ये एक रीज़न था। सेकंड, यहाँ पे साइक्लोनिक फॉर्मेशन का इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि साइक्लोन स्टॉर्म जो वायु आया था वो बहुत ज़्यादा अरेबियन सी में आया था और वायु जो है गुजरात के कोस्ट को हिट किया था। तो यहाँ पे अरेबियन सी में जो वायु आपका साइक्लोन आया था, तो इससे क्या हुआ ना कि मानसून जो है बहुत सारे पार्ट में बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट हो गया था। ये इस फेनोमेना के कारण भी जो है मानसून डिले हो गया था, क्योंकि साइक्लोनिक सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा इमर्ज हो गया, और इससे ये देखने को मिला कि 2015 में भी जो साइक्लोन अशोभा जो आया था उसके कारण भी 2015 में भी मानसून डिले हुआ था, और 2019 में जो है यहाँ पे वायु साइक्लोन के कारण जो है डिले देखने को मिला। क्योंकि ये चीज़ें अभी हम लोग देखें कि अरेबियन सी में अगर साइक्लोन फॉर्म होता है एट द टाइम ऑफ मानसून तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, थर्ड अगर हम लोग देखें रीज़न क्या है, तो वार्मिंग वाटर का। अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे पानी गर्म हो गया तो उस समय जो है ना मानसून उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है। अगर हम लोग यूएस एजेंसी के अकॉर्डिंग देखें तो यूजुअली जो वार्म वाटर अरेबियन सी में है ना, इसके कारण आपका जो ईस्टर्ली विंड का जो रेट होता है, यानी कि ईस्टर्ली विंड का जो बैंड होता है ना वो बहुत कम देखने को मिलेगा इंडियन ओशन में, जिसके कारण जो मानसून है वो डिले हो जाता है और केरल कोस्ट में आने में उसको लेट हो जाता है। तो ये सारा अनफेवरेबल कंडीशन है जिसके कारण हम लोग को देखने को मिला कि मानसून डिले हो जाता है। तो सबसे पहली जो यहाँ पे कंडीशन है वो साइक्लोन फॉर्मेशन के कारण होता है। अगर अरेबियन सी में साइक्लोन फॉर्म हो गया तो मानसून इम्पैक्ट होता है, और साइक्लोन कब फॉर्म होगा, जब इस तरीके के आपके मंथ में, यानी कि अप्रैल मई और जून के मंथ में अगर आपका अरेबियन सी में कोई भी साइक्लोन देखने को मिलेगा तो हमारे जो मानसून है वो डिले होगा। सेकंड है कि मेडियन जूलियन ऑसिलेशंस में इस तरीके का आपको जो है इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर मेडियन जूलियन ऑसिलेशंस में सप्रेसिव कंडक्टिव फेज आ जाए जिसमें कि रेनफॉल कम होता है, देन इट विल बी इम्पैक्ट आवर मानसून। एंड थर्ड इज ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना। ग्लोबल वार्मिंग में भी आपको वार्मिंग वाटर जो है उसके कारण इम्पैक्ट होता है।
न्यू मानसून डेट है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ जो है ये डिसाइड किया गया उनके द्वारा कि जो नॉर्मल ऑनसेट होता है और जो आने का टाइम और जाने का टाइम, ठीक है, विड्रॉवल डेट्स और जो आने का टाइम है मानसून का, इसको रिवाइज़ किया गया, क्योंकि लास्ट ईयर ही ये देखने को मिला कि लेट से आया लेट से गया। तो देख लेते हैं कि मानसून डेट क्या क्या है। तो 4 मंथ आपको देखने को मिलेगा कि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, जैसे कि ये हमारा जो है ये सदर्न पेनिसुला हो गया, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। तो यहाँ पे आपको केरल देखने को मिलेगा। तो ये क्या है ना कि ये साउथ वेस्ट मानसून होता है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगा, ये साउथ है और ये वेस्ट है, ओके। सॉरी, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि 70% तक का जो कंट्री की एनुअल रेनफॉल होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है। उसके बाद ऑफिशियली ये कब स्टार्ट होता है, तो 1 जून से स्टार्ट होता है, और एंड कब होता है, तो 30 सितंबर में ये एंड हो जाता है। इंडिया में आप देखोगे 1 जून से 1 सितंबर तक ये नॉर्मल रेफरेंस डेट है, जो कि हम लोग मानते हैं कि हाँ यहाँ पे इस समय में हमारे कंट्री में जो है मानसून आ चुका है। और विड्रॉवल यानी कि कब मानसून जाता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा 1 सितंबर, जो कि ये आपका कब सेट किया गया था, तो 1914 में। इट मीन्स कि ऐसा कहा जाता है कि 1 जून को जो है ये हमारे केरल कोस्ट में आता है, और 1 सितंबर से ये रिटर्न होने लगता है। तो ये जो सेट किया था 1941 में सेट किया था, और आप सोच सकते हो कि आज के डेट में हम लोग 2020 में, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे कि एक मंथ है और हाफ है, 1.5 महीना आपको देखने को मिलेगा ऑनसेट के बाद, जो कि केरल कोस्ट में आता है। उसके बाद पूरे इंटायर कंट्री में ये बीत जाता है। अगर हम लोग एक मंथ में देखें तो ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री में है उसमें स्टार्ट होता है, वो भी सितंबर 1 से, और फिर उसके बाद जो है कम्प्लीटली विड्रॉ हो जाता है, यानी कि रिटर्न हो जाता है। तो ये रिवाइज डेट करना क्यों पड़ रहा है, क्यों आज के डेट में ये ज़रूरी है कि हम लोग को डेट रिवाइज करना पड़ रहा है। सबसे पहला क्या है कि प्रेसिपिटेशन पैटर्न में चेंजेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम 1940s में देखें तो ये बहुत ही पहले 1940s में इसको सेट किया गया था। आज की डेट में काफ़ी कुछ चेंज हो चुकी है, वेदर पैटर्न चेंज हो गया है, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं हम लोग, ग्लोबल टेम्परेचर की बात करते हैं हम लोग, इमिशन की बात करते हैं, तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। इसलिए यहाँ पे इसका इम्पैक्ट मानसून में देखने को मिलता है, तो इसलिए मानसून की भी डेट को यहाँ पे चेंज करना ज़रूरी है। कंसनट्रेटेड रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, और एक नैरो बैंड देखने को मिलेगा जिसके कारण डिले हो रहा है। चेंजेस देखने को मिल रही है, जो रीजनल वेरिएशन है रेनफॉल में, तो इसके पैटर्न में चेंजेस देखने को मिल रहा है। ट्रेडिशनली जो रिसीव करते हैं हम लोग प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, तो ये भी कभी कभी जो है ना आपका ड्राई ही रह जाता है। वहीं पे कुछ जगह पे आप देखोगे जहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि मानसून की रेन आएगी, तो वहाँ पे भी आ जाता है। तो ये भी चीज़ देखने को मिला है कि समटाइम्स ये भी बताया जाता है कि इस जगह पे मानसून कम आएगी, यहाँ पे रेनफॉल कम होगा, लेकिन उस रीजन में आज ज़्यादा देखने को मिलता है। और कहीं पे बताया जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा है, तो उस रीजन में कम बताया जाता है, कम होता है, ड्राई भी रह जाता है वो रीजन। तो इस तरीके का भी चीज़ देखने को मिला है। ब्रेक इन मानसून, यानी कि आप देखते हो कि जुलाई से जो है ये अगस्त में शिफ्ट हो गया है, और ये जो है इंक्रीज़ करता है। रेनफॉल जो है अगस्त टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। पहले के टाइम में आप लोग देखे होंगे, पहले नहीं, 5 साल पहले भी अगर आप लोग देखोगे तो जुलाई में बहुत हेवी रेनफॉल होता है, ओके। तो जब जुलाई में बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है तो कुछ एरिया में, नदर्न एरिया में आप लोग देखोगे कि वहाँ पे बाढ़ आने की भी संभावना होती थी। फ्लड वाला जो एरिया है वो जुलाई में देखने को मिलता है। बट अब ये आपका शिफ्ट हो गया है, अगस्त मंथ में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है। जुलाई मंथ में अभी भी आप लोग देखो कि रेनफॉल जो है ना बहुत ही कम हो रहा है, इतना ज़्यादा हेवी नहीं हो रहा है, लेकिन हेवी आपको अगस्त मंथ में आप देखने को मिलेगा। तो ये सारी कुछ रीजन्स है जिसके वजह से ये कहा जा रहा है ना कि डेट को अब चेंज कर देना चाहिए, आने का ऑनसेट डेट और ऑफसेट डेट दोनों को यहाँ पे चेंज कर देना चाहिए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसको 1875 में स्टैब्लिश किया गया था। इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। ये एक प्रिंसिपल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, वेदर फॉरकास्ट के लिए और सिस्मोलॉजी के लिए। आईएमडी की बात करें तो ये वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, वो भी डब्ल्यूएमओ का। तो ये सारे फैक्ट्स है जो कि ध्यान रखना है आपको, ओके। सो गाइज आज के लिए बस इतने रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन से। ये भी काफ़ी अच्छी कंसेप्ट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और न्यूज़ में क्यों था, सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।